वेलकम टू प्रवीण रेड्डी शाला। तो स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ सीरीज में। तो अब हमारा 9th चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी तक तो जो आपने वीडियोस देखी पूरा डिटेल में हमने एनसीईआरटी को सॉल्व किया था, ठीक है। बट अब हम इसका पूरा का पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम बदलने वाले हैं। अब हम पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा का पूरा सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में वन शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वन शॉट वाली, अब इस पूरे के पूरे लेक्चर को देखो, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा, बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, डीसी अग्रवाल हो, टाटा मैकग्रा हिल बुक हो, कोई भी बुक हो, वो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। स्टिल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो नहीं बनेंगे आपसे, बट स्टिल वो क्वेश्चन पे फोकस करना, क्योंकि आप कितना भी कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लो, कुछ क्वेश्चंस होते ही क्रिटिकल टिपिकल टाइप के हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, उसको थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी हमको कॉन्सेप्ट्स की और जरूरत पड़ती है। बट जितने भी उस क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, सारे क्वेश्चन वो मैं आज यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, सिर्फ अगले 1 से 1.5 घंटे में। सिर्फ आप मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे बने रहो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो पूरा का पूरा, चाहे आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो, चाहे कोई भी बुक को फॉलो करते हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी अलग अलग टाइप के बोर्ड से हो, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास लेवल वाला पूरा का पूरा अगले 1.5 घंटे में कंप्लीट होने वाला है। पूरा का पूरा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे प्रिंसिपल्स उसके सारे कंप्लीट करूंगा। ये लेक्चर देखने के बाद आप उठाइए अपनी एनसीईआरटी बुक, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सारी आरडी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे सब बनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर वेयर, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर वेयर a number is, ठीक है, arithmetic progression is a list of number where a number is obtained। हमको वो हर एक नंबर कहां से obtained मिलता है? a number is obtained by adding a constant number to the preceding number except first number। अब इसको समझते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर, कुछ नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नंबर्स की लिस्ट है, कुछ नंबर होंगे उनकी लिस्ट है। वेयर अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। सपोज एक मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज ले रहा हूं 2 4 6 8 10, एक्सेप्ट फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर हमको कैसे मिलते हैं? पिछले नंबर में एक नंबर ऐड करके, यहां पर हमने क्या ऐड किया? 2, यहां पर भी हमने क्या ऐड किया? 2, यहां पर भी हमने क्या ऐड किया? 2, यहां पर भी हमने क्या ऐड किया? 2, और हमको ये नंबर मिल गया एक्सेप्ट फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो हमको दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया 5 7 9 11, यहां भी +2 करके आए ये सारे नंबर, बस ये फर्स्ट नंबर जो है वो हमको दिया रहेगा, हमेशा गिवन रहेगा। ये होगी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। और आप समझेंगे हम, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। और ये जो है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये दोनों का बीच का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। जब 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, वैसे आप 9 में से 7 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। ये जो 2 है, जो कांस्टेंट नंबर है, जो हर एक नंबर में ऐड होने के बाद अगला नंबर दे रहा है, तो ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। चलो अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं लिखता हूं 11 13 16 19। यहां पर देखो +2 ऐड किया, यहां पर +3 क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। जो डिफरेंस है वो क्या नहीं है? कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ये कॉमन नहीं है तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है।
अब एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। 17, 22, 27, 27, 32। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 का, यहाँ भी 5 का। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है? कॉमन है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और ये थी डेफिनेशन हमारी। हमने अभी सीख लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। चलो अब थोड़ा सा डिटेल वे में जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपको समझाने के लिए। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जैसे मैं बोलूं कोई नंबर है 2, हमने सीरीज ली 2, 5, 3 का डिफरेंस है 8, 3 का डिफरेंस है 11। यहां पर जो है ये नंबर कंटिन्यूअस चेन में है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ये डिफरेंस चलते चले आएगा, चलते चलेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई बांध नहीं है। तो ये क्या हो गया? इनफिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फाइनाइट क्या होता है? जिसका कोई अंत हो, जिसका कोई अंत हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक क्लासरूम है, ठीक है, जिसमें 10 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। टोटल 13 पॉपुलेशन 13 है, ठीक है। चलो थोड़ा कम ले लेते हैं। 5 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। अब मैंने बोला सबकी हाइट लिखी है मैंने यहाँ पे, चलो सबकी एज लिखी है एक, ठीक है। चलो ठीक है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा एज और हाइट लिखना। एक क्लासरूम है जिसमें 5 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब सबके मार्क्स लिख रहे हैं हम लोग, सबके मैथ्स के मार्क्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बॉयज से लिखना मैं चालू करा कि एक के 100 में से 98 आए, सॉरी 72 आए, ठीक है। देन 74 आए, देन 76 आए, देन 78 आए, देन 80 आए, देन 82 आए। तो हमको पता है सिर्फ 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, सिर्फ 7 नंबर ही इस पूरी सीरीज में, सिर्फ 7 ही नंबर्स होंगे। तो यानी इसका अंत है, यानी इसका एंड है। तो इस टाइप की चीज को बोलते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बस ये इतना सा चीज था, इसको ना जरा ध्यान में रखने की जरूरत है और ना आपके कोई कॉन्सेप्ट पे फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है, समझना। nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सपोज ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप समझेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी, कोई अच्छी सीरीज लिखते हैं हम लोग 5, 10, 15, 20, 25, ये 100। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज, ठीक है। ये तो हो गई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज। यहां पर हमने क्या देखा, उसको थोड़ा सा दूर दूर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज 5, 10, 15, 20, 25। अब आप ध्यान से देखना, यहां पर डिफरेंस कितने का हमको क्लियर दिख रहा है। +5 यहां पर हुआ है, यहां पर भी हमारा क्या हुआ है? +5। सिमिलरली यहां पर भी क्या हुआ है? +5। यहां पर भी क्या हुआ है? +5, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ये तो क्या है? फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको हम ये भी लिख देंगे A1। जैसे ये सेकंड टर्म है, इसको हम लिखेंगे A2। ये थर्ड टर्म है, ये A3, ये A4, ये A5, ठीक है। ये तो भाई हमारी 5 टर्म। अब A1 तो इक्वल टू 5 हो गई। अब अगर मुझे A2 लिखना है तो मैं A1 के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? A1 में 5 का ऐड किया हुआ है, A1 + 5, यही बात है। A1 यानी 5, 5 + 5 10। देखो 10, A1 क्या था? 5, 5, देखो 10 आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिमिलरली A3 मैंने कैसे पाया है, मैंने मुझे कैसे मिला है A3, कैसे ऑब्टेन हुआ है? A2 में 5 का ऐड करके, A2 में 5 का ऐड करके। वैसे A4 कैसे मिला है मेरे को? A3 में
5 का ऐड करके। A5 कैसे मिला है मुझे, A4 में 5 का ऐड करके। ये तो आपको मिल गया, ठीक है। अब मुझे सबके सब कि मैं 5 को मैं कॉमन डिफरेंस मानता हूं और मैं D से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं हमेशा कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल d से, ठीक है। तो D इक्वल टू यहां पर कितना हो गया 5, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A1 प्लस D, ठीक है। A1 इक्वल टू तो था A1 ही है, फर्स्ट वैल्यू है। A2 क्या हो गया A1 प्लस D। मैं सबके सब A1 के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब A3 का ध्यान से देखना, A2 को तो A2 ही लिखा, 5 को तो मैंने D लिख दिया। यहां तक क्लियर। क्या मैं A2 को A1 प्लस D लिख सकता हूं, A2 को A1 प्लस D, हाँ लिख सकता हूं, A1 प्लस D, और यहां पर ऑलरेडी प्लस D था। तो यहां पर क्या हो गया A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D। क्या आया कि नहीं आया, A1 प्लस 2D। अब A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A3 को मैं लिख सकता हूं A1 प्लस 2D, और प्लस 5 को D लिख सकता हूं, राइट। A3 को मैं A1 प्लस 2D लिख सकता हूं और 5 को मैं D लिख सकता हूं। तो A4 क्या हो गया A1 प्लस 2D प्लस D। हाँ सर, 2D प्लस D 3D। ये आगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A4 को क्या लिख सकता हूं A1 प्लस 3D प्लस 5 को D। तो A5 क्या हो गया A1 प्लस 4D। ये तो आपका डिफरेंट टर्म्स आ गए। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहां पर 2 था तो D के आगे 1 था, यहां पर 3 था तो D के आगे 2 था, यहां पर 4 था तो D के आगे 3 था, यहां पर 5 था तो D के आगे 4 था। अगर मुझे nth टर्म निकालनी है, nth टर्म, n मतलब हो सकता है A1, A2, A3, A4, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला क्या लिखूंगा, A1 प्लस 2 था तो यहां पर एक कम था, 3 था तो एक कम था, 4 था तो एक कम था, तो जो भी n होगा तो एक कम यानी n-1, और फिर क्या था D। यह आ गया मेरा फॉर्मूला। अब आपको समझ में आया, या आपको कोई नहीं बताने वाला है फॉर्मूला कहां से डिराइव होता है, कोई भी नहीं बताने वाला। बहुत कम ही टीचर होंगे जो आपको बताएंगे फॉर्मूला डिराइव कहां से होता है। बस आपको ये बता दिया जाएगा एनी टर्म आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला है 5, जो भी टर्म निकालनी है, n की वैल्यू 5, सपोज फिफ्थ टर्म निकालना है तो 5 लिखो, यहाँ पर भी 5 लिखो, a और d की वैल्यू डालो, n की वैल्यू डालो, और आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला आया कहां से, यहां से आया। अब सपोज ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस बोल दिया गया कि एक सीरीज है जिसकी a1 तो 5 है, कॉमन डिफरेंस भी 5 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 है। अब ये फिफ्थ टर्म थी, मुझे इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी, फाइंड फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म निकालने की a5 यानी कि a1 प्लस 5 माइनस 1d। a1 कितना है हमारा 5 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू d कितना है 5, तो 5 बोर्ड मास्टर उनको फॉलो करेंगे, 4 5 जा 20 25, तो a5 का आ गया हमारा 25। देखो a5 हमारा 25 था, देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लिया। चलो ये तो छोटी छोटी टर्म की फिफ्थ तक। अगर मुझे निकालना हो a70 या a50 तो भी निकाल सकते हैं हम लोग। a1 कितना है 5 प्लस 50 माइनस 1 5 49 इंटू 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 5। आप चाहो तो यहां से कॉमन भी निकाल सकते हो, ये टर्म है 5 कॉमन निकालिए, 1 प्लस 49 तो 5 इंटू 50 दैट इज 250। अगर आप इसको 50th टर्म लिखोगे इसकी तो कितना आंसर आने वाला है 250। ये तो आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा। एन टर्म का ये फॉर्मूला नोट कर करना, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। चलो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
अभी हमने पढ़ा था एन टर्म, अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम ऑफ एन टर्म। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो अब एक सीरीज है, हमने अभी निकाली थी, एक सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो है एक तो A1 है, एक है A2, फिर है A3, फिर है A4, देन A5, देन A6। ये तो थे आपके 6 टर्म्स। ठीक है, अब मुझे अगर इनका सम निकालना है, ठीक है, कितने सम निकालना है? सपोज मुझे 3 चीज का सम निकालना है, ठीक है, 3 का, तो मैं यहाँ पर A3 तक ही रहने देता हूँ। A1 को तो A1 ही लिखूंगा। ठीक है, अगर मुझे सम निकालना है, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो A2 को मुझे मालूम है, क्या लिखूंगा? A1 प्लस D, यही था। A3 को क्या लिखूंगा? A1 प्लस 2D, एक कम और यहाँ प्लस। अब हम प्लस करेंगे, A1 प्लस A1 प्लस A1, 3A1 प्लस D प्लस ये 3। ठीक है, 3 कॉमन निकाला। चलो एक काम करते हैं, A4 भी ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर करें। A1 प्लस 3D, ठीक है, तो यहां पर सिमिलरली 1 2 3 4 4A1 D प्लस 2D 3D, समझना D प्लस 2D कितना हो गया? 3D, 3D के बाद 3D 60। ये तो आपका सम हो गया, सम ऑफ 4 टर्म, सम ऑफ 4 टर्म। अब ऐसे निकालोगे, ठीक है। इसी चीज को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला क्या है? जब भी आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है, तो आप क्या करोगे? n अपॉन 2 लिखोगे, ठीक है, n अपॉन 2 लिखोगे, फिर सिंपल 2a प्लस n माइनस d ऐसा लिख दोगे आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट आया कहां से। हमको या तो इस तरीके से सम निकालना पड़ेगा, ठीक है, 4a1 प्लस ये इस तरीके से, और इसमें से हम फिर कॉमन निकालेंगे जो तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो इससे फॉर्मूला डिराइव करना, इसी से ये फॉर्मूला आगे बन के घर आता है। और वो कैसा है वो आपको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और अभी हम इसको शॉर्ट टाइम में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो इतना डिटेल पे हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं इसका दे दूंगा। बट आपका एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, और मैं जानता हूँ जिस चीज का एग्जाम से लेना देना कुछ मतलब है ही नहीं, वो चीज आप स्टडी करना भी नहीं चाहते हो, ये पूरा का पूरा एग्जाम में प्रोस्पेक्ट्स है। तो सिंपल आप ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, अगर हमको फर्स्ट टर्म दी गई है और लास्ट टर्म दी गई है, फर्स्ट टर्म दी गई है और लास्ट टर्म दी गई है, समझना। इसको हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं, a को अलग करते हैं, a प्लस a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये n टर्म का फॉर्मूला होता है, ये n टर्म का फॉर्मूला होता है, a प्लस nth टर्म, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर आपको कोई nth टर्म दी गई है, ठीक है, अगर आपको कोई nth टर्म दी गई है कि भाई 7th टर्म तक सम करना है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। और आपको 7th टर्म दी गई है, सपोज 56 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 56 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, बट इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? फिर a निकालना पड़ेगा, फिर d निकालना पड़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ जाएगी। इसमें क्या है, डायरेक्ट आपने an डाला कि 56 टर्म क्या थी, फर्स्ट टर्म क्या थी 56 अपॉन, और n की वैल्यू क्या थी 56 अपॉन 2 करके निकाल दोगे। वैसे ही अगर n की जगह हमको ये पूछ दिया जाए कि n जो है वो लास्ट टर्म है, n जो है वो लास्ट टर्म है, तो ऑब्वियसली बात है n को l से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर n के रिप्रेजेंट कर लास्ट टर्म, तो n हो जाएगा l/2 a प्लस al, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। पहला था Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d, याद रखना a प्लस n माइनस 1 d तो याद रहेगा, बस n अपॉन 2 और 2 लगाना है। और अगर आपको n टर्म दिया गया है तो n अपॉन 2 बस करना क्वेश्चन, इसको स्प्लिट करना, मन में एक ही फॉर्मूला याद रखो, मार्क्स सब हो जाएगा, बस इसको याद रखो। तो स्प्लिट करोगे तो a, और ये a प्लस n माइनस 1 d हुआ था, तो n टर्म आ गया। जब n इक्वल टू l है, n इक्वल टू l यानी लास्ट टर्म कब बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा
एलेट टर्म यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, कायदे से तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तो आपको अपने आप ही डिराइव हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड, तो आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये थे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, किसके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे कॉन्सेप्ट। सिर्फ 3 चीज हमको स्टडी करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है, और दूसरा उसका एनाटॉम कैसे निकालते हैं, उसका सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे टीचर ने इसको हवा बना के रखा हुआ है कि यार इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, उसको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीज ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी होगी, ऐसी होगी, और आप हो जाते हैं परेशान। अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 ही फॉर्मूले आपको याद रखना है, 3 कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कॉमन जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए। दूसरा एनाटॉम, एनाटॉम क्या है, a + n-1d। सम ऑफ एन टर्म्स क्या है, n/2 2a + n-1d। ये 3 चीज याद रखनी है, आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूं सॉल्व होगी, चुटकियों में सॉल्व होगी। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए उसमें लैंग्वेज को टफ यूज कर दिया जाए, उसमें कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स एलसीएम जैसे या कुछ इस टाइप से, या उसको इस तरीके से लैंग्वेज यूज की जाए जिससे कि वो टफ बना दें, वो टफ बनाते हैं और आपको समझने में मुश्किल हो। बस इतना हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको पूरे थॉरोली स्टडी करवा दिए हैं। इसके बाद अब आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और वहीं हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन इसको रब करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ और वापस आता हूँ आपके पास। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमने क्वेश्चन की कुछ लिस्ट बना के रखी है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें ये हर एक क्वेश्चन एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एपी एंड राइट 3 टर्म्स। हमको ये निकालना है विच। आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में भी मिलेंगे इस टाइप के, आपको एडिशन में भी मिलेंगे, बट इन क्वेश्चन के बेस पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे वो सारी बुक्स के ऑटोमेटिकली आंसर्स या सॉल्यूशंस आने लगेंगे। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एपी, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/5 ठीक है, 1/5 5/3 9/3 13/3, ठीक है। अब आपको उसको क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एबी। हमको सबसे पहले ये पता करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमको ये पता करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है क्या नहीं है, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पता करना है तो जो डिफरेंस है वो कॉमन होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनको माइनस कर करके देखेंगे अपनी प्रीवियस टर्म से, एटलीस्ट 2 या 3 बार, 2 या 3 बार तो लेना पड़ेगा ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए। बट यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो लेट्स मेक डिनोमिनेटर सेम जिससे हमारा सॉल्यूशन सिंपल हो जाए। तो 5 और 3 नंबर लिख रहे हैं, और अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 5 1 5 3 1 3, तो 5 × 3 15 एलसीएम हो गया। तो वैसे ही अगर मैं 1/5 को, और यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पर 9/3 है, यहाँ पर 13/3 है, ठीक है। अगर मैं 5 को 15 बनाना चाहता हूँ तो इंटू 3 करूंगा, ऊपर भी 3 करूंगा, तो ऑटोमेटिकली 3/15 हो जाएगा। अब इसको 15 बनाने के लिए इंटू 5, तो 5 5 से 35, 3 5 से 50। अब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45/15, फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15, 13 5 से 65 होता है, राइट, 50 और 15 65, ये हो गया।
ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। अब इनका डिफरेंस सिंपल सा है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को माइनस करते हैं। 25 में 3 गया 22/15, इसको करते हैं 45 में 25 गया तो 20/15, इसको करते हैं 20/15। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि ये चीज अर्थमेटिक पर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पर जो डिफरेंस है ये दोनों तो सेम थे बट यहाँ पर ये चीज सेम नहीं थी, तो डेट्स वाई ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर कॉमन नहीं है। पर उसी की जगह यहाँ पर अगर 3 होता तो हमको कोई एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हमको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती और हम सिंपल क्या लिखते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर 2/3 आता, सॉरी 4/3 आता, यहाँ भी 4/3 आता, यहाँ भी 4/3 आता। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कॉमन है। डिफरेंस अगर कॉमन है तो यस इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, ऑब्वियस बात है इसमें प्लस 4/3 का होगा तो 13 + 4 17/3 होता, 17/3 के बाद प्लस 4 करेंगे 21/3 होता, इसका 25/3 होता। ये नेक्स्ट 3 टर्म आ जाती है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर जब भी आपको बोला जा रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं है, आपको चेक करना है डी, आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर सब जगह कॉमन तो यस इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और नेक्स्ट 3 टर्म्स में कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस उसकी अगली टर्म में ऐड करके आप निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 2 4 8 16 32, ये तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ कितना है 4 का, यहाँ कितना है 8 का, यहाँ कितना है 16 का। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया क्या ये कॉमन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है कॉमन। यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो हेंस इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेंस नॉट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये लिख देना, बिकॉज द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, दैट्स व्हाई द टर्म या सीरीज इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप थोड़ी अपने बुक एनसीईआरटी बुक को और आरडी शर्मा की बुक को सॉल्व करेंगे तो और बेटर तरीके से क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वाली क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इसका डिफरेंस क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये a की पावर 4 माइनस a क्यूब। ऐसे a कॉमन भी निकालोगे तो a माइनस 1, यहाँ a स्क्वायर कॉमन भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, a माइनस 1, यहाँ a क्यूब कॉमन भी निकालोगे तो a माइनस 1। क्या ये डिफरेंस कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, फोर्थ वाला। ठीक है, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73। देखते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसका 25 होगा, इसका 49 होगा, इसका 73। डिफरेंस निकालते हैं, इसका डिफरेंस तो 24 हो गया, इसका डिफरेंस कितना होगा 24। ठीक है, 49 माइनस 25 और 24। अब 73 माइनस 49, सिंपल सी बात है, 73 में 50 माइनस करो कितना बचता है 23। 23 में एक और ऐड कर दो 24। यहाँ पर जो हमको डिफरेंस दिख रहा है, देखो यहाँ पर डिफरेंस सब जगह कॉमन आ गया, डिफरेंस यहाँ पर सब जगह क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो हेंस इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेंस इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ये। ठीक है, अब हमको उसका नेक्स्ट स्टेप निकालना है। करना क्या पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप 73 + 24, फिर जो भी आएगा कितना हो गया, ये हो गया 97। ठीक है, 97 में 24 121। ठीक है, 121 + 24 1, आई थिंक सही है ना, हाँ 45 24 21 + 24 45। ठीक है, ये 3 हमारी टर्म्स आ गई हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगे आपको एनसीईआरटी बुक्स में, आरडी शर्मा बुक्स में और भी बुक्स में, तो वहां से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का
कॉन्सेप्ट में मकसद ये रहता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का वो क्लियरिटी मिले। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप बनती है। क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था पूछना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी क्या पूछ रहा है कि आपको डेफिनेशन मालूम है या नहीं है, और डेफिनेशन क्या है, कॉमन जो डिफरेंस है सीरीज में वो कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने का मतलब आपको अगेन 3 टर्म निकालने आती है नहीं आती है, कैसी बनती है, यानी कुल मिला के पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक्स पे बेस था। तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ एबी इज 81। अब देखना एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनेटम वाले पे, ये एनेटम वाले कॉन्सेप्ट पे, ये एनेटम वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। वो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो डेफिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पे था, ये एनेटम वाले कॉन्सेप्ट पे। इसमें क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। एक एपी सीरीज दी गई है, 21 है, 18 है, 15 है, इस -81, ठीक है। हमको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे दी गई है, हमको क्या दे दी गई है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज दे दी गई है। उसमें पूछ रहा है कि उसका कौन सा टर्म 81 है, ठीक है। हमको पता है एनी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनी टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + n-1d, राइट। हमको क्या निकालना है, कौन सी टर्म, यानी n की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमको n की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज करेंगे। और हम nth टर्म क्या है, -81 दिया हुआ है, ठीक है। a1 कितना है, 21 प्लस n-1d, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, 18 - 21, अगला माइनस पिछला, तो कितना होता है 3, यानी -3 हो गया। एक बार और चेक कर लेंगे, 15 - 18 -3, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है कॉमन वो कितना है, -3 का है। कितना है कॉमन डिफरेंस, -3, तो यहाँ पर मैं डी की जगह क्या लिखूंगा, -3, ये हो गया -81, ठीक है। तो 21, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट खोलूंगा, एक बार इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा -3n -3, ये तो हो गया। अब मैं काम करूंगा सारे अल्फाबेट्स वाले को, यानी वेरिएबल वाले टर्म्स को इस साइड ले आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और नंबर्स वाले को उस साइड ले जाऊंगा, तो -3n इस साइड आएगा तो +3n, बाकी सब नंबर वाले सबको धरी रहने देता हूं, 21 इधर का धरी है, +3 इधर का धरी है, -81 इधर का तो +81 हो गया, ठीक है। तो 81 + 3, सबसे पहले 21 + 3 करते हैं, 21 + 3 कितना हो गया, 24 + 81 कितना हो गया, 105 3n, n क्या हो गया, 105/3, n कितना हो गया, 3 3 = 9, 3 5 = 50, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 35th टर्म, यानी जो हमारा 81 है, जैसे फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, वैसे 81 हमारा कौन सा टर्म है, 35th टर्म है। आपको क्लियर हुआ होगा यार कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी whose third term equal to 5 and 7th term equal to 9। चलो ठीक है, 11 क्वेश्चन है। हमको क्या बोल दिया गया, आपको एक ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बतानी है, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमारी दी गई है कितनी, 5 और 7 टर्म में 9। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो an क्या होता है हमारा, हमको पता है a1 + n-1d, यही होता है, राइट। अब an हमारा कितना है, थर्ड टर्म हमको दी गई है, थर्ड टर्म कितनी दी गई, a3 दिया गया 5, a7 दिया गया है 9, ये तो हो गया हमारा गिवन। चलो इस पूरा उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें जिस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छे से। अब जैसे ये सॉल्यूशन लिखा आपने, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, ठीक है, a3 5 है और a7 कितना है, 9 है, और हमको पता है a एनाटॉम कितना होता है, a1 + n-1d, यही होता है, यानी हमको a3 दिया हुआ है और a7 दिया हुआ है। a3 का अगर हम निकालना चाहें तो a3 क्या होगा, a1 + 3
3 - 1 D, ठीक है, और D हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद A3 की वैल्यू कितनी है 5, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 - 1 2, 2D, ये हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। अब A7 दिया गया है हमको, A7 क्या होगा A1 प्लस 7 - 1 D, A7 कितना दिया गया है 9, तो A1 कितना है हमारा नहीं पता हमको, प्लस 6D, ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अभी हमने सॉल्व करी थी। हम किस किस मेथड से निकाल सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला मेथड भी होते हैं, हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड भी होते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास एलिमिनेशन मेथड भी होते हैं, और सॉरी स्प्लिटिंग मेथड तो उसका होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, दो वेरिएबल है A1 और D, A1 और D। अब आपको निकालना है A1 और D की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है A1 और A1 दोनों जगह क्या है सेम है, तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे हिसाब से यहाँ पर आएगा सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड करना कुछ नहीं, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेट्स डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 को लिख देंगे हम लोग, कितना है A1 प्लस 6D इक्वल टू 9, यही है। अब इसको मैं लिख दूंगा कितना माइनस ऑफ, अब यहां पर माइनस होगी तो सारे के साइन बदल जाएंगे, माइनस A1 माइनस ऑफ 2D माइनस ऑफ 5, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे माइनस लगा दें, जिससे आपको पता रहे, ठीक है। A1 और A1 तो कट गया, 6D में से 2D क्या कितना बचा 4D, 9 - 5 4, 9 - 5 4, तो 4D इक्वल टू 4, D इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई 1 का है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, अब A1 निकालना है हमको, अब किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, चलो या इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 5 इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू 1, तो 5 इक्वल टू A1 प्लस 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू A1, तो A1 इक्वल टू 3, ठीक है। A1 तो हमारा 3 आ गया, यानी हमारे पहले तो 3 है। अब अगला क्या होगा 4 5 6 7 8, ये हो गई हमारी सीरीज, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 1 1 1 1 ऐड करते हुए निकाल दिया। देखो फर्स्ट टर्म, देखो हमारी थर्ड टर्म कितनी दी गई थी, हमारा फिफ्थ दिख रहा है 1 2 3, थर्ड टर्म 50, सेवन टर्म 90, 1 2 3 4, यहां पर नहीं 1 2 3 4 5 6 7, सेवन टर्म 9 है। ये आ गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, इसलिए मैंने यहां पर लिया गया है। क्या बोला था, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म, इसमें दो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, एक एनेटम का कॉन्सेप्ट और दूसरा एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज किए गए हैं वाले क्वेश्चन में। होप आपको वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ न्यू क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा check 301 is term of AB 5 11 17 23। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है 5 11 17 और 23। हमको ये चेक करना है 301 इसका टर्म है भी या नहीं, तो यहां पर ठीक है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज क्या है 5 11 17 और 23। अब हमको चेक करना है इसमें 301 इसका टर्म है भी नहीं है। सबसे पहले हमको यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो हमारी 5 आ गई और कॉमन डिफरेंस कितना 11 माइनस 5 कितना हुआ 6।
17 माइनस 11 6, 23 माइनस 17 6, तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 6 है। ठीक है, 301 कोई टर्म है कि नहीं, यानी बोल रहा कोई भी एक एनेट टर्म 301 है या नहीं है, यानी ये क्वेश्चन भी किस पर बेस्ड है, एनेट टर्म वाले कॉन्सेप्ट पे, एनेट टर्म वाले कॉन्सेप्ट पे याद रखना। ठीक है, अब एक एन का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n1 माइनस डी, तो एनेट टर्म क्या होना चाहिए 301, हमको क्या निकालनी n कौन सा टर्म है ये, मतलब एक तरीके से हम अगर आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चेक 301 इज अ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका मतलब क्या है, हमको ये पूछना चाह रहा है वो कौन सा एनेट टर्म है। सिंपल से याद रखना कौन सा नंबर का टर्म है। अगर ये हम निकाल पाए कि हाँ ये इस नंबर का n, ये इस एनेट टर्म इस 301, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ये बताने में कि हाँ 301 टर्म है क्या नहीं। अगर n की वैल्यू रियल नंबर आती है या सिंपल नंबर्स में आती है, 1 2 3 इस टाइप से नंबर में आती है, नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में आती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि n हमारा एक n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब ये है कि n यस 301 इज द नंबर ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, a1 तो हमारा 5 है, n की वैल्यू निकालनी है हमको। सिंपल सी बात है, जब भी आपको क्वेश्चन बोला जाए कि आपको ये चेक करना है कि टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है या नहीं है, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, तो 301 माइनस 5 को इधर ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये बचा 6n माइनस 6, ठीक है, प्लस 5 को इधर लेके चला गया, माइनस 5 आया, बचा ये, तो 6n माइनस 6, ठीक है, 301 में से 5 माइनस के कितना बचा, 296 इक्वल टू 6n माइनस 6, इसको बस अल्टा पलटी करके लिख दे रहा हूं, 6n माइनस 6 इक्वल टू 296, ठीक है, 6n इक्वल टू 296 प्लस ऑफ 6, 6n इक्वल टू 296 प्लस 6 कितना हो गया, 302, तो n निकालते हैं, तो 302 अपॉन 6, 6 5 30, और ये पॉइंट में समथिंग जाएगा, राइट, 50 पॉइंट समथिंग जा रहा है, अगर n की वैल्यू 50 पॉइंट आ रही है, तो मतलब ये 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। ठीक है, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 302 को अगर हम 6 से डिवाइड करें, 6 5 30, ठीक है, नीचे आया 2 0, ठीक है, अब इसके बाद 6 3 18, 50.333333 चलता रहेगा, तो ये ऐसी कोई भी कभी टर्म हो ही नहीं सकती। वैसे हम 50 टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, क्या है 50 टर्म, 50 टर्म क्या होगा, a1 कितना है 5, 50 टर्म क्या होगा 5 प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1, d कितना है 6, तो 5 प्लस 49 इंटू 6, यानी a 50 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 कितना होगा, 6 4 जा 24, 0 9 6 जा 54, 4 9 294, तो 5 प्लस 294, तो 294 प्लस 5 9 299, तो 299 आपका 50 टर्म हो गया। ठीक है, 50 टर्म क्या हो गया आपका, ऑब्वियस बात है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो इसकी पिछली वाली भी कितनी होगी 290, 49 290, 600 293, देन 299, और देन इसका जैसे 6 ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 305। ठीक है, 305। क्योंकि वो 51st टर्म हो जाती, 51st टर्म आ जाती। ठीक है, ठीक है, तो यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं बस इतना बताना चाह रहा था इसमें कि अगर जैसे n हमारा यहाँ पर कितना आया, पॉइंट में आया, तो पॉइंट का मतलब क्या है कि ये n एग्जिस्ट नहीं करता, यानी 301 इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, वहीं पर जैसे अभी हमने निकाला था 305, अगर यहाँ पर एक पूछा जाता 305 को चेक करो, ये आ जाता इसका पार्ट होता कैसे, यहाँ पर 305 होता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 300 आ जाता, और 300 डिवाइड बाय 6 50 होता है, तो ये एक नंबर आ जाता, एक रियल और नेचुरल नंबर आ जाता,
इसके कारण से हमको ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। बट अगर पॉइंट में आ रहा है तो ऑब्वियसली तो कोई भी टर्म पॉइंट में नहीं होती है, हमेशा टर्म 1 2 3 4 5 6 इसके फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हाउ मेनी टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, राइट। मैं पेन में इनको भर लेता हूं, जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या हो रहा है, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से एग्जिस्ट करते हैं, 10 से 99 तक, क्योंकि इसके नीचे वाला नंबर 9 होता है, इसके नीचे अगला नंबर 10 होता है, 100 होता है, सॉरी। ये भी 3 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है। तो यानी कि सिर्फ हमको 10 से लेके 99 तक पता करना है, ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं, 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बना लेंगे। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, 3 का टेबल लिखेंगे हम लोग। 3 1 जा 3, देन 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12। ये तो सिंगल डिजिट नंबर हो गए। ये क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो पहला 2 डिजिट नंबर क्या है, 12, जो 3 के टेबल में आता है। देन 15 होगा, देन 18 होगा, देन 3 3 प्लस करते चले आओ, क्यों, +3, क्योंकि ये सब 3 के टेबल में आने वाले नंबर है। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, देन 3 8 जा 24, यानी सब में +3 का हो रहा है, +3 हो रहा है। ये तो बन गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका ए टर्म कितना है, 12, यानी a1 कितना है, 12, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, क्योंकि 3 का टेबल है, 3 3 का डिफरेंस होता है, ये तो पता ही है आपको। अब इसमें हमसे कितना बोला है, कितने 2 डिजिट नंबर है। तो अब हम सबसे पहले ये पता करेंगे, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 99। ठीक है, 99, ठीक है, 99। अब उससे छोटा 98, उससे छोटा 97, उससे छोटा 96, उससे छोटा 95। अब हम देखेंगे कौन सा नंबर 3 के टेबल में आता है, राइट। सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर चेक करेंगे। ठीक है, या तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ऐसे करके, या तो डिविजिबिलिटी रूल लगा के। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, आप जितने भी डिजिट्स हैं उनको प्लस करो, अगर वो जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है। तो 99 वैसे तो अलग ही दिख रहा है, 99 डिवाइड बाय 3 करके 33 जा 0 0, यानी आता है। बट डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 9 + 9 कितना होता है, 18 3 के टेबल में आता है, हाँ 99 आता है। तो हमको ये पता लग गया कि सबसे लास्ट टर्म 2 डिजिट का जो 3 से डिवाइड होगा वो 99 होगा। अगर सपोज 99 नहीं हुआ होता, अगर सपोज इसकी जगह 2 बोल दिया जाए, 2 डिजिट नंबर डाटा डिविजिबल बाय 2, तो 99 की जगह 98 आता है, क्योंकि 98 2 के टेबल में आता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए। तो हम 99 की जगह 98 लेते हैं, बट यहाँ पर 99 पहला ही नंबर 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 99 बोलेंगे। तो हमको पता लगे लास्ट टर्म क्या है, 99 है। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, 99। अब हमको पता करना है कि जो 99 के टर्म है वही तो एक nth टर्म है, nth टर्म है जो कितनी है, 99 है। ठीक है, एक nth टर्म है जो 99 है, राइट। अब हमको पता करना है वो nth टर्म का नंबर क्या है, तो कोई an होगा 99, ठीक है, राइट। तो हमको पता है कि n का फॉर्मूला क्या होता है, a1 + n-1 d, यही होता है। an क्या है, 99, a1 क्या है, 12, प्लस n तो हमको पता ही करना है, d क्या है, 3। ठीक है, मैं इसको वहां पर रख करके वहां सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब 99 = 12 + n-3, यही है। ठीक है, तो 99 = इस ब्रैकेट खोल लेता हूं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, 3n-3। ठीक है, सारे वेरिएबल वाले इस साइड ले लेता हूं, +3n इधर आएगा तो -3n हो जाएगा।
ये बचा 12, ये बचा -3 प्लस 99 हो जाएगा तो -99 हो जाएगा। तो -39 इक्वल टू, अब हम प्लस करेंगे। सबसे पहले तो 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, ठीक है, कितना हो गया 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 99 कितना हो गया -90, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया -90, माइनस माइनस n कैंसिल, तो 3n इक्वल टू 90, n इक्वल टू 90 अपॉन 3 विच इज इक्वल 30। तो n कितना, n की कितनी वैल्यू आ गई, रियल और नेचुरल नंबर आई है जो कि है 30, यानी कि टोटल ये हमारे पास लास्ट डिजिट 2 डिजिट बड़ा, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर 99 था जो 3 से डिवाइड हो रहा था, राइट, उसकी कौन सी टर्म है 30th टर्म है, यानी ठीक है। तो सबसे हमने प्रोग्रेशन बनाया यहां से लेके यहां तक, ये हमारा 30th टर्म था, यानी सिर्फ 30 नंबर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं पूरे 2 डिजिट में जो 3 से डिवाइड होते हैं। सो हेंस देयर आर 30 नंबर, ठीक है, देयर आर 30 2 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, ये आप स्टेटमेंट लिख लेना। तो ये तो आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, हो सकते हैं यहाँ पर नंबर बदल दिए जाए, यहाँ पर 2 की जगह 3 डिजिट कर दिया जाए, यहाँ पर डिविजिबल बाय 4 कर दिया जाए, ये बदलते रहेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, nth टर्म पे, nth टर्म वाले कॉन्सेप्ट पे। इस याद रखना पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, दूसरा nth टर्म, तीसरा सम ऑफ n टर्म। ये 3 कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट पे पूरा अरिथमेटिक चलेगा। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तब से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं बता दूं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सॉल्यूशन लिख के रखा है, तो मैंने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, और ना ही मैंने इनका कभी सॉल्यूशन चेक किया। बस मैंने क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे, मुझे लगा जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चन उठाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द फ्रॉम लास्ट। चलो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा लास्ट टर्म से। अगर हमसे बोल दिया जाए पीछे से थर्ड पर्सन क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन होता है। फाइंड द 11th टर्म, क्या बोल रहा है, फाइंड, ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया गया है कितना, 10 7 4 3 3 का फिर से, ठीक है, ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई, पर इससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहां पर हमारे पास, ठीक है, 3 4 5 6 7 बंदे दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमको पता है कि स्टार्टिंग से इसका नंबर 1 है, 2 है, इसका 3 4 5 6, मैंने क्या बोला, ठीक है, स्टार्टिंग से यानी n, इसका 1 है, n इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं लास्ट से, अगर मैं टर्म निकालने का स्टार्ट करूं, लास्ट से 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, लास्ट से यहां से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 करके, ठीक है, बड़ा भी नहीं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अगर मैं बोल दूं, अगर, ठीक है, n की वैल्यू, n यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर ये बंदा थर्ड है, अगर ये थर्ड है तो लास्ट से कितना होगा, तो लास्ट से कितना होगा गिनते हैं, अगर ये थर्ड है, ये वाला बंदे की बात होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 होगा, राइट। अगर मैंने बोल दिया स्टार्टिंग से बंदा फिफ्थ है तो लास्ट से कितना होगा, ये वाला बंदे की बात होगी, 1 2 3 होगा। अगर मैंने बोल दिया स्टार्टिंग से बंदा सिक्स्थ है तो लास्ट से क्या होगा, 1 2 होगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ठीक है, अगर हमको इससे इसमें कन्वर्ट करना है या फिर इसको इसमें रिवर्स कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है इस चीज का, तो टोटल में से जो सपोज आपको n दिया गया है, n गिवन है, आपको l निकालना है, ठीक है, l निकालना है, तो l निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल में से आप
n में से एक कम करके फिर माइनस कर देना, आपको लास्ट टर्म आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको स्टार्टिंग से टर्म निकालनी है, टोटल में से l में से 1 माइनस करके कर देना, आपको टर्म आ जाएगी सब। चलो अभी ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला केस ले लेते हैं। सपोज हमको यहाँ पर n दिया गया था 3, 5, हमको l निकालना है, n दिया गया हमको 3 और टोटल कितने हैं 7, तो टोटल है कितने 7, n कितना है 3। अब आपको निकालना है l कैसे निकालेंगे आप, टोटल 7 माइनस n कितना है 3 माइनस 1, तो 7 माइनस 3 माइनस 1 कितना 2, 5। देखो l कितना आ गया 5, और देखो ये 5 भी था, लास्ट से टर्म कितनी थी 1 2 3 4 5। सिमिलरली आप इसको इस फॉर्मूले में रख के या फिर इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं, अगर आपको n डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड। सपोज द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ n, then we can easily find out the value of l, right? In a similar way, if the question is provided as the value of l, then we can easily get the value of n. All right? So these are the two formulas that you have to keep in your mind. Okay? So what are those formulas? L is equal to t minus n minus 1, right? And another formula is n equal to t minus l minus 1, right? These are the two formulas that you have to keep in your mind. So L is equal to t minus n minus 1, then another formula is t is equal to n is equal to t minus l minus 1. These are the two formulas you have to keep in your mind, right? So what the question is asking, find the 11th term from the last, right? What the question is asking, find the 11th term from the last. The arithmetic progression is follows. Okay, these numbers that have been provided to us by the question, that is 10, 7, 4 and the last term goes to -62. Alright, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी दी गई है, a इक्वल टू 10, d कितना होगा हमारा, ठीक है, d निकालने के हम सिंपल सा 7 माइनस 10 माइनस 3, एक और बार चेक कर लेंगे, 4 माइनस 7 कितना -3, तो -3 हमारा d हो गया। सो a इज इक्वल टू 10, देन d इज इक्वल टू -3, राइट? ये तो हो गया हमारा formula. Find the 11th term from the last, right? Up we have also been provided with the last value, that is l equal to -62, right? So in maths, whenever you solve any question, you have to focus on what you have to achieve. What you have to achieve? 11th term from the last. You have to achieve 11th term from the last. You have to achieve this number, right? You have to achieve this number. आपको क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है लास्ट से। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं स्टार्टिंग से n, ठीक है, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना था आपको, ठीक है, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना, अगर मैं an में कन्वर्ट कर दूं, यानी मुझे पता है l की वैल्यू 11 है, ठीक है, l की वैल्यू 11 है और मुझे क्या निकालना है, n निकालना। अगर मुझे n पता लग जाए, ठीक है, मुझे n पता लग जाए, अगर n पता लग जाए तो मैं निकाल सकता हूं a टर्म। नहीं आ रहा समझ में, लेट्स डू इट, राइट? मुझे क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है लास्ट से। तो जब आपसे बोला जाएगा 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, 12th फ्रॉम द लास्ट, आपको सिंपल से उसको कन्वर्ट करके स्टार्टिंग वाले टर्म्स में लिया है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन लिखा था 3rd और 5th वाला, अगर मैं बोलता आपको निकालना है 3rd टर्म फ्रॉम 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऑब्वियसली बात है, वहां पर आप क्या लिखते थे, जैसे 3 थे, 1 2 3 4। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 है, मैंने बोलते आपको यारी टर्म निकालनी है, ठीक है, लास्ट से सेकंड टर्म निकालनी है, लास्ट से सेकंड टर्म निकालनी है, लास्ट से मैं सेकंड लिखूं इसको, या फिर स्टार्टिंग से 1 2 3 4, या फिर मैं स्टार्टिंग से 4th लिखूं। यहाँ पर n इक्वल टू 4 है, स्टार्टिंग से 4th टर्म लिखूं, लास्ट से सेकंड टर्म या फिर a से स्टार्टिंग से, दोनों सेम होगी, राइट? दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम होगी। तो सिमिलर वे में L11 भी किसी न किसी के an के बराबर होगा स्टार्टिंग से। तो मुझे अगर वो n की वैल्यू पता लग जाए, सपोज n की वैल्यू अगर 7 आती है तो a7 में कैसे निकाल दूंगा, a1 प्लस 6d। अगर n की वैल्यू 5 आती है तो a5 में कैसे निकाल दूंगा, a1 प्लस 4d, इस तरीके से निकाल दूंगा, राइट? बट मुझे उससे पहले n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा था यहाँ पर। बट इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको यहाँ पर l तो दिया गया 11, हमको n निकालना है, बट हमको टोटल भी नहीं दिया गया, हमको यहाँ पर ये निकालना है n, हमको
एल दिया गया है, बस हमें टी की और जरूरत है, हमको एन तो निकालना ही, हमें टी की और जरूरत है। टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, लास्ट टर्म हमको पता है कितनी है, -62, लास्ट टर्म कितनी है, -62, ठीक है, लास्ट टर्म 62 है। अब हमको ये पता करना है -62 इस सीरीज की कौन सी टर्म है, राइट। तो ये n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d an यानी कि हम an यहां पर क्या हो गया, लास्ट, तो लास्ट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, और n मतलब हो गया l, n मतलब लास्ट टर्म, तो हमको पता लगेगा लास्ट टर्म क्या है, यानी टोटल काउंटिंग निकल जाएगी 1 2 3 4, वैसे लास्ट टर्म क्या है, तो nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, -62 इक्वल टू a कितना है 10 प्लस l कितना है, l माइनस ऑफ सॉरी n हमको हम निकालना है 1, और d कितना है -3, ये nth टर्म है, ये l है, l यानी कि वैल्यू, ठीक है, ये nth टर्म, ठीक है, nth टर्म है, हमको पता करना 62 कौन सी वैल्यू, या फिर सिंपल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सिंपल इतना मत उलझिए इन चीजों में, आपको ये पता करना है कि 62 कौन सी वैल्यू, ये n क्या होता है, a प्लस n 1 माइनस d, यही होता है, an हमको दिया गया है -62, a प्लस a कितना दिया गया है आपको 10 प्लस n कितना है हमको वही तो निकालना है, d कितना है -3, चलो सॉल्व करते हैं, -62 10 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3n माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया। अब मैं सारे वेरिएबल्स को इस साइड ले आऊंगा, -3n इस साइड आएगा तो +3n, ये 10 रह गया, इधर +3 रह गया, इधर आया तो +62 हो गया, तो 3n 13 प्लस 62 विच इज इक्वल टू 13 और 62 कितना होता है 75, n इक्वल टू 75 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 3 2 6 3 5 15, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है 25 आ गई है, n की वैल्यू कितनी आ गई है 25, ठीक है, n की वैल्यू 25 आ गई, यानी टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 25 है। अब हमको टोटल टर्म्स पता लग गया 25, हमको ये निकालना था, तो अब हमारा n निकल जाएगा, तो इफ द लास्ट टर्म l इज इक्वल टू, ठीक है, लास्ट टर्म, अभी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, समझना, ये l टर्म था, l की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, ठीक है, l यानी कि 25, लास्ट टर्म 25 थी, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी थी 25, और लास्ट से कौन सा टर्म है वो 11, लास्ट से 11 है वो, n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से l माइनस 1 कर देंगे, n इज इक्वल टोटल कितना 25 माइनस l कितना 11 माइनस 1, तो 25 माइनस ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 15, यानी हमको 15 के टर्म निकालनी है, हमको क्या निकालनी है 15 के टर्म निकालनी है, तो 15 के टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा a15 इक्वल टू, ठीक है, a1 प्लस 15 1 माइनस b, यही होगा, ठीक है, a1 कितना है हमारा 10 प्लस 15 माइनस 1 4 इंटू माइनस 3, तो लिखेंगे 10 प्लस 14 माइनस 3, तो 14 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 42, तो ये प्लस माइनस माइनस 42 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32, a15 32 है, a15 बोलो या फिर लास्ट ये बोलो, ये देखो आंसर तीनों का सेम है। अब वो कॉन्सेप्ट हो सकता है पूरे क्लियर होंगे, ठीक है, लास्ट टर्म बोलो, लास्ट से 11 टर्म बोलो या स्टार्टिंग से 15 टर्म बोलो, होगा तो -32, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, nth टर्म वाले पे, nth टर्म वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, प्लस लास्ट टर्म कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, nth टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये जो होते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको क्वेश्चंस को टिपिकल बनाते हैं, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है। अगर डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया गया, तो ये तो इससे थोड़ा सा टफ आ जाता है, आपको समझने में मुश्किल होगी, बट आप 11 फॉर्मूला याद रखना। एक रिवर्सल मेथड भी होता है, उसमें आप क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ हिंट देने के लिए, अब सीरीज को उल्टा कर देते हैं, -62 है, आपको d पता है कितना है, तो 62 में से, ठीक है, d भी रिवर्स हो जाएगा, जब हर चीज रिवर्स हो रही पूरी सीरीज यूं पलट जा रही है, यूं पलट जा रही है,
ठीक है, तो 62 इधर आके -62 है, अगला क्या होगा -3 की जगह +3 होगा, तो कितना हो जाएगा +3, 62 में +3 करेंगे तो -59, फिर -57, फिर -54, यही होगा। ठीक है, 62 में से 3 हटाएंगे तो ये ऐसा चलता चला जाएगा। अब आपको पता लगे यहाँ पर a = -62 है, d = 3 है। अब आपको 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, अब हमने सीरीज से पलटाई तो ऑटोमेटिकली वो फ्रॉम स्टार्टिंग हो गया, तो आपको a11 निकालना है। आप इजीली निकाल सकते हो। अब रिवर्सल मेथड भी अप्रोच कर सकते हो इसको। a11 कैसे निकाल सकते हो, a11 इज इक्वल टू क्या, a + 10d होगा। a आपका यहाँ पर क्या है, चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, a11 इक्वल टू a1 कितना है -62 + 10 × d, -62 + 30 -32, ये तो ये भी आ गया। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वही यूज करो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ ये कॉन्सेप्ट था, आपको क्लियरिटी देने के लिए मुझे ये भी जरूरी था। इसमें आपने लास्ट कौन सा वाली चीज को हटा दिया, आपने सीरीज को ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, देखो तब भी आपका आंसर सेम ही आया। आप स्टार्टिंग से निकालो लास्ट में निकालो, सेम ही चीज है। जो भी मेथड आपको पसंद आया, रिवर्सल वाला मेथड पसंद आया तो वो करो, ये वाला पसंद आया तो वो करो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखो, आपने 11 टर्म वाला निकालिए फ्रॉम द लास्ट। अब ये इफ 17th टर्म वाला, ठीक है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या बोला, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी 17th टर्म है। चलो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, 17th टर्म, सिंपल लिखते हैं, 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, तो उसकी 10th टर्म से 7 बड़ा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये गिवन है आपका, इसको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, राइट। 17th टर्म, तो a17, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं अच्छे से। an इक्वल टू कितना होता है, a1 + n - d, तो a17 कितना होगा, तो a1 + 17 - 1 16d। ठीक है, सिमिलरली a10 क्या होगा, ठीक है, यहां पर लिखता हूं, a10 क्या होगा, a1 + 10 - 1 9d, ये आ गया आपका a10। आप इसमें डाल देंगे जो आपको दिया गया है। 17 टर्म कितनी है, a1 + 16d इक्वल टू 10th टर्म कितनी है, a1 + 9d। ठीक है, a1 + 9d + 7। ठीक है, अब आप देखेंगे, सबसे पहले तो सारे वेरिएबल्स को एक साथ कर लो। a1 था, इधर भी 16d था, इसको इधर लेके आए तो -a1, इसको इधर लाए तो -9d, 7 उधर का उधर है। a1 + a1 - a1 तो फटाफट कैंसिल, 16d - 9d कितना हुआ, 7d, 7 d = 7/7 which is equal to 1, तो d = 1। आंसर आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। d कितना है, 1 है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको उतना ध्यान रखना था, आपको इस इक्वेशन को बनाना था। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट किसका था, nth टर्म प्लस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन टर्म बनाने के लिए डिफरेंट पेयरिंग की गई थी। जैसे लास्ट टाइम जो पेयरिंग की गई थी वो लास्ट टाइम वाले कॉन्सेप्ट पे की गई थी, अभी ये वाली की गई है लीनियर इक्वेशन वाले पे। ठीक है, ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन। मैं पेन में इन करता हूं और आपका वापस आता हूं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या था,
ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक याद दिला दूं, सम ऑफ एन टर्म्स कितना होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n 1 माइनस d, ये होता है आपका सम ऑफ एन टर्म्स। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूं, आप बस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बस बाकी अपने आप बनेंगे। इसको मैं a प्लस n माइनस 1 d कर दूं, ठीक है। ये अगर मैं बोल दूं n इक्वल टू लास्ट टर्म है, n इक्वल टू लास्ट टर्म है, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू l अपॉन 2, ठीक है, तो a प्लस lth टर्म ये हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको 11 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, बाकी तो सब अपने आप बनते चले जाएंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। आप कंफ्यूज हो रहे तो रब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद रखना इस तरीके से स्प्लिट होके इस तरीके से भी हो जाता है, बस आप इतना याद रखना स्प्लिट हो सकता है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले सम ऑफ एन टर्म्स वाले कॉन्सेप्ट्स पे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, फाइंड द सम, फाइंड द सम, ठीक है, फाइंड द सम 1 अपॉन 15, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 10 टू 11 टर्म्स, ठीक है। ये है आपका, अब देखना सॉल्यूशन। अब आपको 11 टर्म्स का सम करना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस d, यही है सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, आपको कहां तक निकालना है, 11 तक। आपको यहां पर दिया गया है a इक्वल टू कितना है 1/15, d आपको निकालना पड़ेगा, d कैसे निकालोगे 1/12 माइनस 1 अपॉन 15, ठीक है, 1 अपॉन 12 माइनस 1/15, राइट। तो आप 12 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए, 12 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, चलो 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो आता नहीं, 3 के लिए 3 4 12, 3 5 15। अब हमको मालूम है किसी के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। होप आपका एलसीएम निकालना आता होगा। 3 into 4 into 5, 3 4 12, 12 5 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो नीचे का तो 60 हो गया, तो 15 12 में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 60 आए, 12 5 से ऊपर भी 5 का, 15 कितने सा होता है 4 सा, तो 4 माइनस 1 अपॉन 60, ठीक है, 1 अपॉन 60। तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1 अपॉन 60, ठीक है। अब आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है 11 टर्म तक, सम ऑफ 11 तक निकालना है 11 अपॉन 2, ठीक है, 2a 2 into 1/8 यानी सॉरी 1/8, तो a कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11, क्योंकि n हमको दिया गया है 11 की निकालना है, n कितना हो गया 11 1 माइनस d कितना है, d अभी हमने निकाला 1/60। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब 11 अपॉन 2, ठीक है, ये तो हो गया 2 अपॉन 15, 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, 10 अपॉन 60, ठीक है। अब इट्स बेटर कि मैं इसको 60 रहने दूं, मुझे मालूम है 0 से कट रहा है, बट मैं इसको रहने देता हूं, क्योंकि 15 और 60 का एलसीएम निकालने में इजी होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 15 और 60 का एलसीएम अभी हमने निकाला था, ठीक है, वैसे हम निकाल सकते हो 15 और 6, चलो ठीक है, काम करो कैंसिल कर दो, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो 1/6, तो 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग अब, ठीक है। तो 3 5 जा 3 2 जा, अब हमको पता है 2 और 5 ही आएंगे, 3 into 2 into 5, 3 2 जा 6, 6 5 30, तो नीचे 30 आ गया। 50 में क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 30 आए, 2 का तो ऊपर भी 2 का हुआ होगा तो 4 हो गया। 6 में क्या मल्टीप्लाई हुआ 30 आ जाए 5 का, तो ऊपर भी 5 का हुआ होगा, चलो 11 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 5 9 अपॉन 30, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 3 3 से कट गया, 3 10 जा, तो 33 अपॉन 20, 33 अपॉन 20 इसका आंसर आ गया।
ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा था, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे यूज किया गया था। अब एक कॉन्सेप्ट पे यूज किया जाए तो समझ जाना वो बेसिक सा क्वेश्चन है, जब दो कॉन्सेप्ट पे यूज किया तो टफ है, जब चार कॉन्सेप्ट यूज किया तो बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है, सिंपल सी बात है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9 7 25 must be taken to get a sum of 660। चलो ठीक है, इसका हमारे पास तीन चार क्वेश्चन रह गए हैं, मैं बोर्ड को रब करता हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, आपके वापस आता हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई 9 17 और 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 366। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा है, हमको n की वैल्यू निकालनी है, यानी हमको कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे जिससे कि सॉल्यूशन कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स क्या बोलता है, n अपॉन 2 2a प्लस n1 माइनस d, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी हमको सम ऑफ n टर्म्स तो दिया गया है, कितना है 636 है, कितना है 636 है, n की वैल्यू तो हमको निकालनी है, 2 into a फर्स्ट टर्म क्या है 9, n कितना है, n तो हमको निकालना ही है, d कितना है, चलो निकाल लेते हैं, 17 माइनस 9 कितना होता है 8, सिमिलर एक बार और चेक कर लेते हैं, 25 माइनस 17, 3 यहाँ के 5 वहां के 8, तो 8 हो गया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, n की वैल्यू आप यूं ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 636, सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है, मतलब एक ब्रैकेट में है, और ये इसके इनटू में है, ठीक है। जब ये इस तरीके से था 2 को हम इसको डायरेक्ट इधर भेज देंगे, बट मैं हमेशा बोलता हूँ जब बड़ी कैलकुलेशन होती है, कभी भी आप उसको मल्टीप्लाई करके मत रखना, 636 को इंटू 2 करके मत रखना, क्योंकि हो सकता है बाद में वो 2 कैंसिल हो जाए, बाद में 2 कैंसिल होगा तो आपकी मेहनत वेस्ट होगी, और एग्जाम में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और आप टाइम बर्बाद बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अब आपके यहाँ क्या बचा, सिर्फ ब्रैकेट बचा, जो है 2 9 18 प्लस, अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, 8n माइनस 8, यह आ गया आपका सिंबल सा, ठीक है, 636 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 18, ठीक है, प्लस 8n माइनस 8, ब्रैकेट भी खोल दिया, अब 18 में से 8 गया, कितना बचा 10 प्लस 8n इक्वल टू 636 इंटू 2, ठीक है। तो 636 इंटू 2, 10 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस 10 इक्वल टू 8n, ठीक है। अब मैं इसको बस रिवर्स करके लिख दे रहा हूं, 8n इज इक्वल टू 636 इंटू 2 माइनस ऑफ 10, ठीक है। तो अब n को मैं क्या लिख दूंगा, 636 इंटू 2 माइनस 10 अपॉन 8, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। n अब 636 इंटू 2 माइनस 10 अपॉन 8, मैंने क्या कहा था 2 को संभाल के रखना, बाद में कट सकता है, ठीक है। यहां से मैं अगर 2 को कॉमन निकालूं तो 636 माइनस 5 ये लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि 2 तो यहां से कॉमन निकल गया। अब ये इसको 10 को क्या लिख सकता था, 2 इंटू 5, तो 2 बाहर निकला तो बचा 5, देखा। अब मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, अब ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ कट सकता है, 2 1 2 4 8, तो 636 माइनस 5 कितना हो गया, 631 अपॉन 4, ठीक है। 636 माइनस 5 अपॉन 4, वैसे तो ये 4 से नहीं कटते, पर ट्राई करते हैं, 4 1 4 2 कटता ही नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं कटेगा, लास्ट डिजिट आना चाहिए, 4 1 4 2, कुछ तो गड़बड़ हुई हमसे, क्वेश्चन में देखो कुछ तो गड़बड़ हुई है। 2 9 18, कॉमन डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस ही निकाला था, 9 प्लस 8 17 होता है, 17 प्लस 8 17 3 5, हाँ 8 तो सही है, 8n माइनस 8, 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, 18 में से 8 10 8n, 636 अपॉन 2, 636 अपॉन 2,
8n minus 10, 8n equal to 636 minus of 10, n equal to 8, 636 into 2, तो 2 5 जा 2 निकाल 2 1 2 4 जा 636 में से 5 जा। आई थिंक कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक बार मैं चेक करता हूँ और वापस आता हूँ। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये एक रियल और नेचुरल नंबर आता है, क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक है। मैं क्वेश्चन को चेक करता हूँ, 1 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, एक मिस्टेक हो गई हमसे, हमने यहाँ से 2 का तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर n कहाँ गया भाई? n तो रहेगा ना, हाँ यहाँ n, ठीक है n, ठीक है। चलो यहाँ से दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी हमसे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 636 इंटू 2 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। अब ये बहुत भारी क्वेश्चन चला गया, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है अब ये हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट। अब आपको देखो, मैं इसको धरी रहने दे रहा हूँ, इसको भी धरी रहने दे रहा हूँ, ठीक है। 8n स्क्वायर प्लस, अब माइनस ऑफ 636 इंटू 2 इक्वल टू 0। देखते हैं यहाँ से कुछ चीजें कॉमन तो निकल सकती हैं। 2 तो मुझे कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो मैं 2 अगर कॉमन निकाल दूं, यहाँ पर बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 अपॉन 0। तो 2 नीचे चला गया 0 के, तो अपने आप ही 0 हो गया, ठीक है। ये आ गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मेथड होता है या तो फॉर्मूला मेथड भी होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला मेथड की जगह स्प्लिटिंग मेथड पे प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले तो 636 इंटू 4, राइट, कितना होगा, ठीक है। 6 4 जा 24 और 2 0 लगा देंगे, 6 4 जा 12 और 1 0, 6 4 जा 24, 2 + 2 4 5 2 5 4 4, ठीक है। 2 5 4 4 आया। अब हमको इसको इस तरीके से बांटना है कि दो नंबर को कि प्लस माइनस करने पे 5 आए, इंटू करने पे 2 5 4 4। ये तो बहुत ही टिपिकल टास्क, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन चला गया है ये तो। अब निकालना तो पड़ेगा सर, अब देखते हैं, चलो लेट्स ट्राई डू इट। 2 5 4 4, रैंडम हिट मारते हैं, ठीक है। काम करते हैं, या तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला से देखेंगे तो क्या होगा, -b प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, यही होता है। चलो फॉर्मूला से यूज करके देखते हैं। -b यानी कितना, -5 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर 25, माइनस ऑफ 4 इंटू a यानी 4, c यानी कितना, -336 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। -5 और प्लस माइनस ऑफ 25 प्लस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 से 16, 16 इंटू 636, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भगवान, ठीक है। चलो इंटू करते हैं, 636 इंटू 16 करना है, 4 इंटू 4 कर दूंगा तो एक तरीके से 16 में 4 का मल्टीप्लाई तो हो चुका है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई और कर दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 4 5 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 3 0, 4 5 जा 20, 2 0, 4 4 जा 16, 1 0, 4 4 जा 16, ये आ गया 7 1 10, 10176, 10176 अपॉन 4 2 जा 8, ठीक है। ध्यान रखना 10176 में क्या ऐड करना है, 25, तो 6 + 5 11, 7 8 9 और 1 10, 2 10201, ठीक है, 10201 अपॉन 8,
नहीं तो 1020 किसी का वो होता है क्या? 100 का स्क्वायर कितना होता है? और सब ये 10,000 होगा, ठीक है। तो 100 के तो ऊपर ही जाने वाला है ना। तो चलो देखते हैं। आई थिंक 101 का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। 101 का स्क्वायर 101 इंटू 101, तो 101 का इंटू 101 करके देखते हैं। आई थिंक 101 से भी होगा, क्योंकि 1 से 1 होगा, क्योंकि 1 2 और उसके अलावा या तो 1111 का होगा, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 तभी आ सकता है, ठीक है। या तो 109 का हो सकता है, क्योंकि 9 9 से 81 होता है, राइट। लास्ट में 109 इंटू करेंगे तो 9 9 से 81 आता है, तो लास्ट 1 होता है, तो 109 का होगा, 101 का होगा। चलो लेट्स डू इट। और मुझे मोस्ट प्रॉबेबली लग रहा है 101 का होगा। चलो करके देखते हैं। 101 यानी 102, ठीक है। इससे एक शॉर्टकट होता है 101 इंटू 101 का, 102 102 और 00, हाँ ये 101 का ही है। अब करके देख लेना, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दूंगा। 101 इंटू 101 10201 ही होता है, ठीक है। -5 प्लस माइनस ऑफ 101 अपॉन 8, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। मैंने करके देख लिया, मुझे कैलकुलेशन आती है कैसे। एक शॉर्टकट होता है 101 को इंटू करते हैं तो 101, तो 100 प्लस 1 100 प्लस 1, तो हम लोग क्या करते हैं 101 में 1 का ऐड करते हैं, उसके बाद 2 0 लिखते हैं और 1 1 सा 1 करते हैं, तो लास्ट में ऐड करते हैं 10201 आ गया। ये शॉर्टकट होता है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आप एक बार प्लस लेंगे, ये कितना हुआ -5, ठीक है। -5 प्लस 101 कितना हुआ 105 में से 101 में से 5 पे कितना बचा 96 अपॉन 8। एक तो ये आएगा और दूसरा कितना आएगा, एक बार मैं अगर माइनस ले लूं तो -106, ठीक है, अपॉन 8। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं माइनस ले लूं तो ऑब्वियसली माइनस में तो कोई n हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। बचा ये वाला, तो ये कितना हुआ 8 1 8 8 2 16, n की वैल्यू कितनी आई 12 आई है भाई साहब, 12 आई है। दूसरी जो माइनस में आ रही थी n की वैल्यू यानी nth टर्म कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता, क्योंकि n टर्म क्या होता है स्टार्टिंग से लेके चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 1 है 2 है 3 है 4 5 6 टर्म है। -1 टर्म क्या होगी -2 टर्म क्या होगी, हो ही नहीं सकती, राइट। तो इसलिए n जो नेगेटिव वाला आया था उसको हमने इग्नोर किया और पॉजिटिव वाले को लिया। n की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि 12 टर्म्स को हमको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन की क्वेश्चन टफ नहीं था, बट इसकी कैलकुलेशन टफ थी, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन इस वाले पार्ट में आने पर टफ हो गई। ये तो हमारा क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो ये वाला भी हो गया। अब इसका फैक्टर्स ऑफ, अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन 1 2, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, तो उसका फिर हमारे चैप्टर खत्म और आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका फुल रेडी हो जाएगा। और आप उठाइएगा अपनी एनसीईआरटी बुक, आरडी शर्मा बुक, जो बुक आपको पता है वो उठाइए, सॉल्व कीजिए। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आए बट कॉन्सेप्ट्स में डाउट नहीं आएगी। ये जो लेक्चर है 1 शॉट में कराने का, इसका सिंपल सा इंटेंशन मेरा यही है कि आपको ये सारी चीज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में तो आपको हो सकता है स्ट्रगल करना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन का क्या है भाई, आप किसी भी बेस्ट टीचर से पढ़ लोगे तो भी कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पे नहीं बना। टफ क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक से बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे उसमें 3 कॉन्सेप्ट और जोड़ देंगे, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे तो जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं जो सब में यूज हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम वाला कॉन्सेप्ट आया था, इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज करके ना ये लोग आपको क्वेश्चन को टफ बना देते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। तो अब चलो उसका सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है।
ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं आपको पता है, 5 है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन अप टू 15th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, ए तो आपका यहाँ पर 5 हो, सॉरी ए तो आपका यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया, और कॉमन डिफरेंस तो ऑब्वियसली होता है 5 ही होगा। अब आपको क्या निकालना है, S15 तक निकालना है, S15 निकालना है। तो S n का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n 1 माइनस 1 d, यही होता है। तो n कितना है, n कितना है आप मुझे बताइए, 15 अपॉन 2, ठीक है, S15 निकालना है आपको। तो अब 2 इंटू a कितना है 5 प्लस n कितना है, n 15 1 माइनस d कितना है 5, ठीक है, 15 अपॉन 2, 2 5 से 10 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 इंटू 5, ठीक है, 15 अपॉन 2 10 प्लस 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 कितना होता है, ठीक है 70। जब भी आपको किसी में 5 को मल्टीप्लाई करना तो करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, 14 का आधा करो 7 और 0 लगा दो, ठीक है 70। अब 15 अपॉन 2 70 प्लस 10 80, और इसके मल्टीप्लाई में 2 40 सा 80 होता है, तो 15 इंटू 40, ठीक है, तो 15 इंटू 4 तो हमको पता है कितना होता है 60 होता है, राइट, तो 60 600। तो सम ऑफ 15 टर्म विल बी इक्वल टू 600। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, मक्खन की तरह सॉल्व हो गया, इट वाज जस्ट अ पीस ऑफ केक, राइट, द सॉल्यूशन इज इन द फ्रंट ऑफ यू। So what the question was asking, find the sum of first 15 multiples of 5, right? So what are the multiples of 5? The multiples of 5 are 5 10 15 and 20, right, and so on. So what the question is asking, the question is asking the sum of first 15 multiples of 5. So what do you have to find out, S15, right? And what's the formula of Sn, n upon 2 2a plus n minus 1 d, right? So we have got the values of a equal to 5, d is equal to 5 and n is equal to 15, right? So we have to place all the values of a, d, n in the formula, right? So n equal to 15, then a is equal to 5, then d is equal to 5, right? So in this way you have to solve the full question, and then at the last you will be getting the answer of 600. So what the 600 represents? 600 just represents the sum of the 15 terms, the starting sum. The sum of 15 terms of multiple of 5 will be equal to 600. This was your answer. So let's move on towards the last question. Last question थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं इसको पॉज करूंगा वीडियो को और इसको नोट डाउन करूंगा, देन वी विल स्टार्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्पाइरल वाला है, कॉन्सेप्ट वाला है, 10 मिनट क्वेश्चन में लगेंगे, सॉल्व करेंगे। आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, a spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B, starting with center A of radius 0.1, 1.5, 2.2 as shown in the figure. What is the length of such a spiral made of 15 consecutive circles? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट एक तो यूज किया गया है सम ऑफ एटम का, ठीक है, सम ऑफ एटम का, और दूसरा, ठीक है, एक सर्कल का, सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r पूरे सर्कल का। अगर मैं स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं और यहां पर एंड कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ सेमी सर्कल करूं आधा आधा, अगर मैं आधा करूं तो ऑब्वियसली बात इसका आधा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड बाय 2 यानी कि पाई r, तो सेमी सर्कल का कितना होगा पाई r, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरल है, एक बनाई गई है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, किससे, सेमी सर्कल से, यानी सिर्फ आधे आधे सर्कल से, इससे, ठीक है, विद सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, बार बार सेंटर को चेंज करके सेमी सर्कल्स बनाए गए, एक बार ए रख के फिर बी के बाद ए, फिर ए बी ऐसे करके। स्टार्टिंग में सेंटर ए, सबसे पहले सेंटर ए से लिया गया है, और सबसे पहले रेडियस कितना लिया गया है इसका 0.5, तो ये 0.5 का लेंथ रखा मैंने, ठीक है, 0.5 का लेंथ रखा, मैंने घुमाया, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए समझ में आए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 0.5 था। अब मैंने समझना, अब ये लेंथ है, ये है, अब मैंने इसको घुमा गया, ये घूमता हुआ लगभग इधर आया,
राइट। अब मुझे नहीं पता, ये डायग्राम तो अच्छा नहीं बना है, मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरीके से होगा, राइट, हाँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये एक इस तरीके से होगा, ये हमने घुमाया सेमी सर्कल बना दिया, यहां तक आ गया, ठीक है, जिसका 2.5 था। अब मैंने सेमी सर्कल बना दिया, बोला क्या सेमी सर्कल। अब मैं इसका क्या चेंज करूंगा, सेंटर चेंज करूंगा। अब बी पे आऊंगा, यहां से बी रखूंगा। अब कितना हो जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस वाला ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 होगा, टोटल इट विल मेक 1 सेंटीमीटर। तो बी पे रखूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 सेंटीमीटर है। अब वापस इसको घुमा के यूं लेके आऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बैठ रहा, पर आप समझने की कोशिश करें। इसको मैं घुमाऊंगा तो घूम के लगभग ये इधर आएगा, इधर तक, ठीक है। चलो इधर ही आएगा, ठीक है। ये हो गया, ये 1 सेंटीमीटर था। अब वापस से मैं ए पर रखूंगा, ए पर रखूंगा। अब 1.5, तो ये तो 0.5 हो गया। अब ऑब्वियस होता है ये 1 था, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बी पे रखा मैंने, अब ए पे रखा, तो ए से लेके यहां तक कितना हो गया 1.5, 1 तो ये हो गया 0.5, टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया 1.5, ठीक है। अब मैं फिर घुमाऊंगा, घुमाते हुए लेके आऊंगा मैं, लगभग ये घूमता हुआ इधर आएगा, राइट, ये घूमता हुआ इधर आ गया, ठीक है। तो ये ए पॉइंट था इधर, तो ये पूरा 1.5 था, तो ये भी यहां से यहां तक भी 1.5 होगा। फिर वापस मैं बी पे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 1 था, ठीक है, यहां से यहां तक 1 था और ये 0.5, या फिर इस तरीके से समझ सकते हैं, यहां से यहां तक 1.5 है और 0.2। अब वापस से घुमाऊंगा, वापस ये यूं आ जाएगा। इस तरीके से कंसेक्यूटिव बनाए। कितने सेमी सर्कल्स बनाए हैं 13 दिए गए, यहां पर 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स। तो 1 तो ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, यहां तक गया तो, फिर ये 3 हो गया, फिर यहां से गया तो 4 हो गया। इस तरीके से हमको क्या निकालना है, हमको लेंथ निकालनी है स्पाइरल की। क्या निकालनी है हमको, लेंथ निकालनी है। स्पाइरल्स मेड ऑफ, हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, ठीक है। अब लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, लेंथ पूरी की पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक है। हमको लेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारे छोटा वाला सर्कल था, ए से गया था, ये 2 पाई आर पहला रेडियस, ठीक है। हम यहां पर ले लेते हैं गिवन, ले लेते हैं r1 इक्वल टू 0.5, r2 ले लेते हैं 1, r3 ले लेते हैं 1.5, r4 ले लेते हैं 2.0, इस तरीके से, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है समझना, 2 पाई r1, और ये कितना है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या था पाई आर। तो हम इसमें से 2 हटा देंगे, क्योंकि डिवाइड बाय 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं 2 लिखने का। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है, पाई r1, यानी कि 0.5 पाई। अब लेंथ ऑफ सेमी सर्कल कितनी होगी, ये तो यहां से लेके एक की हो गई। अब दूसरे की निकालेंगे, दूसरे की क्या होगी पाई r2, क्योंकि यहां से रेडियस 2, यहां से सेकंड रेडियस होगा, सेकंड रेडियस कितना है 1, तो यानी 1 पाई, ठीक है। वैसे ही L3 निकालेंगे। अब वापस ए पे आया था पॉइंट, ठीक है। अब ये यहां से यहां तक बना, यहां से यहां तक बना, ठीक है। ये यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आया, अभी एक यहां से आया था। ये रेडियस कितना 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 पाई हो जाएगा, या फिर पाई r3, तो कितना होगा 1.5 पाई। इस तरीके से आप फर्दर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखना, हम इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बनाते हैं, समझना। पहला तो हो गया 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई एंड सो ऑन। और ये कहां तक जा रहा है 13 तक, 13 बार हुआ ये L, ये कहां तक जाएगा ऐसे करके L13 तक, ठीक है। तो पाई r13 ऐसा जाएगा। अब r13 की वैल्यू तो हमको नहीं पता, ठीक है, वो हमको निकालने पड़ेगी, इसलिए मैं सिंपल ऐसे लिख दे रहा हूं 13 टर्म है, अप टू 13 टर्म। यहां पर समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ फुल स्पाइरल। फुल स्पाइरल कैसे निकालोगे, ये लेंथ को प्लस करोगे ये वाली लेंथ से, फिर इस लेंथ को प्लस करोगे इससे, यानी ये कितनी है पाई r1, ये पाई r2 प्लस पाई r3, फिर प्लस पाई r4 प्लस पाई r5 अप टू पाई r13, ठीक है। एस ऑफ 13 का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो यहां पर वो हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है यहां पर 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है समझना। डी निकालने के लिए
1 पाई माइनस 0.5 पाई विच विल बी इक्वल टू 0.5। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, ठीक है, d इक्वल टू कितना हो गया 1 पाई माइनस 0.5 पाई, यानी 0.5 पाई बचा, राइट। अब और देख लेता हूं मैं, 1.5 पाई माइनस 1 पाई विल बी इक्वल टू 0.55, कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका, यहां पर हम सॉल्व करेंगे। अब आपको डी मिल गया, अब s ऑफ 13 निकालना है। तो सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना होता है n अपॉन 2 2a प्लस n1 माइनस डी, यही फॉर्मूला होता है। तो s ऑफ 13 टर्म क्या होगा 13 अपॉन 2 2a प्लस 13 माइनस 1 12 ऑफ डी, मैं यहां पर लिखूंगा इसको। ठीक है, सम ऑफ 13 टर्म विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 2a प्लस 12d। मैं अभी तक इसमें मैंने a और d की वैल्यू क्यों नहीं डाली है, क्योंकि डाल देता सब एक साथ कचरा हो जाता है और आपको समझने में दिक्कत होती है। तो सम ऑफ 13 टर्म विल बी इक्वल टू 13 अपॉन 2 इनटू, ठीक है, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, a प्लस 6d बचेगा। ठीक है, 2 का जब a में मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, 2 का जब 6d में होगा तो 12d हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 2 से 2 कैंसिल, s ऑफ 13 कितना होगा 13 a प्लस 6d। समझना, a कितना है 0.5 पाई प्लस 6 इंटू d कितना है 0.5 पाई, राइट, 0.5 पाई। S13 इक्वल टू 13 अपॉन 0.5 पाई प्लस 6 इंटू 0.5 कितना होगा 3 होगा, 3 पाई, कितना होगा 3 पाई, करके देख लेना। ठीक है, 3 पाई होगा। अब 13 इंटू, अब 0.5 प्लस 3 3.5 पाई हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट में था, ब्रैकेट खोल देंगे। 13 इंटू 3.5, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। अब पाई को अपन को लेना है 22/7, क्वेश्चन में शायद दिया गया था, मैंने लिखा नहीं था, पाई को 22/7 लेना है। अब 7 1 जा 7 7 5 जा 35 कैंसिल, ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल, 2 1 जा 2 11 जा, बचा क्या 13, ये तो 1 हो गया, बचा 11, नीचे वैसे कुछ नहीं बचा। 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 13 इंटू 11 कितना होगा 143, 143 सेंटीमीटर, या जो भी हाँ सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बट ये क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है ना, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वैसे तो ये, और ये इतना टफ क्वेश्चन लगता है देखने वालों को कि भाई क्या ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिए थे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए वो खत्म होता है। इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक उठाएं, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करो, एडिशनल बुक सॉल्व करो और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो जो सिर्फ 2, आई थिंक ये पूरी की पूरी वीडियो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, बट आई थिंक अराउंड 2-2.5-3 घंटे की होगी वीडियो। ठीक है, 2.5-3 घंटे में पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो चुका है। ऐसे में और सीरीज लेके आऊंगा, पूरी पूरी एनसीईआरटी बुक को खत्म कर, सॉरी एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, 10th का पूरा कोर्स खत्म करेंगे हम लोग बहुत ही फटाफट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सीधे के सीधे एग्जांपल्स उठाओ एनसीईआरटी के और क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। उसका फिर एडी शर्मा का उठाओ, क्वेश्चन उठाओ, एग्जांपल उठाओ, क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो। बस आप कोई भी, इससे बेटर आप एनसीईआरटी बुक उठाना, या तो आप सिर्फ एनसीईआरटी यूज कर सकते हो या तो सिंपल गो विद आरडी शर्मा बुक, उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आरडी शर्मा में ऑलरेडी दिए गए हैं, राइट। सो इफ यू आर चूजिंग टू गो विद आरडी शर्मा, डोंट गो फॉर एनसीईआरटी। This is because why I recommend this is क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा ऑलरेडी मिल जाएंगे। जस्ट गो फॉर द आरडी शर्मा। आरडी शर्मा में आप एग्जांपल को सॉल्व करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। आपका चैप्टर रेडी, आप सिर्फ ये वीडियो को देखो और आरडी शर्मा के एग्जांपल को क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका पूरा का पूरा रेडी है, आप बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए रेडी इस चैप्टर को लेके। अब कुछ बच्चे आपको क्लास में ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मैं तो ये बुक सॉल्व करूं, मैं तो वो बुक सॉल्व करूं, भाई इसका ये क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, हो सकता है आपसे ना बने। भाई डरने की बात नहीं है, वो एनसीईआरटी 10 बोर्ड ले रही है, खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं ले रही है, वो भी आपको पास करना चाहती है। वो कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके कोई 10 सीट नहीं देने वाली है, जॉब नहीं देने वाली है। सिर्फ 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को टफ से टफ क्वेश्चन डालेंगे तभी वो सॉल्व हो पाएंगे, नहीं भाई, वो भी आपको फेल नहीं करना चाहते हैं।
बहुत कोई टफ पेपर नहीं आता आपको, दुनिया की फैंसी बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल से जो मैं बोल रहा हूँ आर डी शर्मा रिकमेंड करो, एक ही बुक पे स्टिक रहो, और मैं बोल रहा हूँ आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। सिर्फ आप मेरी वीडियो देखो, आर.डी. शर्मा की बुक सॉल्व करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि सिर्फ 3 घंटे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को खत्म किया गया है। ऐसे और भी लेक्चर्स लेके आऊंगा मैं। स्टे ट्यून टू माय चैनल और प्लीज सब्सक्राइब कर देना प्रवीण एडुशाला पे।